गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। तो कल जो है हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और आज जो है हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने प्रिंसिपल मैनेजमेंट पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि बिजनेस की थ्योरी अलग अलग लोगों ने दी है। डिफरेंट पर्सन है तो डिफरेंट मेंटालिटी की, हर एक पर्सन की अपनी एक मेंटालिटी होती है जिसके बेसिस पर वो थ्योरी देता है अपनी। आप मान लीजिए देयर आर 4 टीचर ऑफ कॉमर्स, तो इट इज वेरी क्लैरिफाई दैट एवरी टीचर हैज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हैव डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग। कि अगर 4 टीचर है कॉमर्स के, आपको टीच कर रहे हैं तो चारों का तरीका डिफरेंट होगा। सेम इन द प्रोसीजर ऑफ मैनेजमेंट, कि अगर अलग अलग मैनेजर्स होंगे तो उनकी सोच भी अलग अलग होगी, और उनकी सोच अलग अलग होगी तो उनकी थ्योरी भी अलग अलग होगी। यहाँ पर जो थ्योरी है वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिनका नाम है हेनरी फॉयल। उन्होंने मैनेजमेंट के 14 रूल्स बताए थे, 14 प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल्स उन्होंने अपनी बुक में लिखे, जिनके बेसिस पर वो ये बात कहते हैं कि अगर कोई भी मैनेजर इन 14 प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है तो वो फॉर एवर कभी बिजनेस में प्रॉब्लम फेस नहीं करता, उसको कभी भी जीवन में प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट the 14 main important principles of Henry Fayol. So without wasting our time, we are going to start our work. So the first principle is division of work. The principle is first division of work. डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब आपको पता ही चल गया होगा कि काम को बांटना। सबसे पहला काम क्या होता है कि जो काम ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है उसको बांटना। कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, एज फार एज पीपल, द होल वर्क वुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, फॉर ईच इंडिविजुअल शुड बी असाइंड ओनली वन पार्ट ऑफ द वर्क अकॉर्डिंग टू दिस एबिलिटी एंड टेस्ट repeatedly, so that the benefits of specialization may be achieved. कि सबसे पहले काम क्या होता है कि कंपनी में जितने काम है उसको एक एक इंडिविजुअल में उसकी एबिलिटी के हिसाब से बांट देना। अगर कोई पर्सन स्क्रू टाइट करने में अच्छा है तो उसको कंपनी को क्या करना चाहिए कि उसको केवल स्क्रू टाइट काम देना चाहिए, जिससे एक पॉसिबिलिटी ये आ सकती है कि इन द फ्यूचर कि वो बार बार उस काम को जब रिपीट करेगा तो वो उस काम में स्पेशलाइज हो जाएगा, उसको स्पेशलिटी मिल जाएगी, एंड ही विल बी द परफेक्ट इन हिज वर्क, व्हिच इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। इसके बाद है सेकंड प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Authority and responsibilities. According to this principle, authority and responsibility should go hand in hand. It means that when a particular individual is given a particular work and he is made responsible for the result, then this can be possible by only when he is given sufficient authority to discharge his responsibility. मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आप किसी व्यक्ति को स्पेशलाइज्ड काम दे रहे हैं तो उसके साथ उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिस्चार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, यानी कि वो अपने काम को बढ़िया तरीके से कर सके, उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए। बिकॉज अगर मान लीजिए कोई काम उससे बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वी आर एबल टू टेल हिम अबाउट दिस वर्क, हम उसको उस काम के लिए कहने के लायक हैं, तो हम उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दें
कि वो अपनी अथॉरिटी दे, कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज होता है हमारे तक पहुंचाना, कि जो काम वो कर रहा है उस काम को वो सफिशिएंटली हम तक पहुंचा सके। इन प्रिंसिपल्स के नीचे दो इफेक्ट दिए गए हैं, एक पॉजिटिव और एक वॉयलेंटिंग। वॉयलेंटिंग का मतलब होता है कि कुछ नुकसानदायक बात, और पॉजिटिव इफेक्ट होता है कि उस चीज़ के पॉजिटिव रिजल्ट्स। यहाँ पर जैसे हेल्पफुल इन अचीविंग द टारगेट, की टारगेट अचीव करने में मदद करता है, एंड इंक्रीज इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, की एम्प्लॉयज़ के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। जबकि वॉयलेंट इफेक्ट क्या क्या है कि रॉन्ग यूज ऑफ अथॉरिटी इन केस मोर अथॉरिटी इज गिवन देन इट्स नीडेड, कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी अथॉरिटी गलत यूज कर सकते हैं। डिफिकल्टी इन अचीविंग द टारगेट इन लेस अथॉरिटी गिवन टू द देन नीडेड, कि अगर उनकी ज़रूरत से कम उनको अथॉरिटी दी जाए तो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है cannot fix accountability of the subordinates in case of the desired result are not obtained, मतलब कि हम उसके अंदर डिजायर होता है, हमारी इच्छा का रिजल्ट हम प्राप्त नहीं कर सकते। एंड डिक्लाइन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज, इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज का कभी कभी कॉन्फिडेंस डिक्रीज होता है। वो डिक्रीज क्यों होता है, बिकॉज उनको उनके पूरे राइट्स नहीं मिले होते हैं, जितनी जरूरत है उतना राइट नहीं मिलता है। इसके बाद है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अनुशासन, according to this principle the organizational rules and employment agreement should be obeyed by both superiors and the subordinates। यानी कि यहाँ पर तो सिंपल सी बात है कि कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना, कंपनी के रूल्स का पालन करना वो उसका काम होता है। कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन का पालन करना उनका काम होता है। इसके दो इफेक्ट है सेम टू सेम, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव, अ डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ बेटर reputation among the people and the increasing the efficiency of the employees and the better labor management relation, कि रिलेशन मैनेजमेंट का और लेबर का अच्छा बनता है। दूसरा, रेपुटेशन मार्केट में बनती है कंपनी की। और तीसरा, एफिशिएंसी ऑफ पीपल एम्प्लॉयमेंट्स, यानी कि एम्प्लॉयमेंट्स के एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। वॉयलेंट क्या है कि हाई ऑफ डिसऑर्डर, की डिसऑर्डर में ज़्यादा हाई, यानी कि गलती होने का डर रहता है। एट एटमोसफेयर ऑफ डाउट एंड सस्पेंशन, कि यहाँ पर क्या रहता है कि डाउट का एटमोसफेयर बना रहता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर। एंड डिक्लाइन इज द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट्स, एम्प्लॉयज़ की कॉन्फिडेंस को कम करता है। एंड डिक्लाइन द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़, की यहाँ पर क्या है, कंपनी की जो रेपुटेशन है उसको डिक्लाइन यानी कम भी करता है। क्योंकि कई बार डिसिप्लिन के चक्कर में कंपनी क्या करती है, थोड़ा बहुत गलत काम कर देती है, और उस गलत काम को करने के कारण कंपनी को हर जगह भुगतना पड़ता है उसका। इसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है an individual employee should receive orders from the only one superior at a time and that employee should be answerable only to that superior। यानी कि मान लीजिए कंपनी के अंदर 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और 10 एम्प्लॉयज़ के ऊपर 5 सुपरवाइजर्स हैं, तो एक सुपरवाइजर दो एम्प्लॉयज़ को कमांड करता है, और वो जो 2 एम्प्लॉयज़ हैं अगर गलती हो जाए तो उसी सुपरवाइजर को आंसरेबल है जिसने उनको कमांड दी थी, ना कि किसी अदर सुपरवाइजर को। इन द फर्स्ट डायग्राम, पहले डायग्राम में देखेंगे आप, राइट अप्रोच में दिखाया हुआ आपको कि एक मैनेजर एंड इज गिविंग ऑर्डर टू द 3 एम्प्लॉयज़। एंड द सेकेंड डायग्राम यू कैन सी कि एम्प्लॉयज़ 1, 2 एंड 3 है, जबकि फर्स्ट मैनेजर भी इन तीनों को सलाह दे रहा है और सेकंड भी दे रहा है। इससे क्या होगा, वो दोनों आपस में पजल हो जाएंगे एंड दे आर नॉट गिविंग टू आंसरेबल फॉर एनीवन। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है कि कंफ्यूजन नहीं रहता, और दूसरा है कि सुपीरियर इंक्रीज,
कि सुपरवाइजर्स के काम में इफिशिएंसी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आसान हो जाती है उनकी, एंड एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है, बल्कि उनके लिए एडजस्टेबल रहता है। और रॉन्ग इनके जो इफेक्ट्स है वो क्या क्या है कि सबसे पहला, अगर गलत हो जाए तो वो कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है, जैसे सेकंड डायग्राम में दिखाया गया आपको, कन्फ्यूज़न पैदा करता है। इट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ सबऑर्डिनेट्स, कि वो एम्प्लॉयज़ के काम को रिड्यूस कर देता है, कि उनके काम में फिर कमी आनी शुरू हो जाती है, बिकॉज उनको दो दो का ऑर्डर मानना पड़ता है। और अगर मान लीजिए आपको एक ही सब्जेक्ट के दो टीचर आकर होमवर्क देंगे तो क्या होगा, यू विल गोइंग टू बी कंफ्यूज्ड व्हाट यू हैव टू डू और नॉट। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप क्या करें और क्या ना करें, ठीक है ना। इट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ द सुपीरियर्स। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी एंड हाई ऑफ डिसऑर्डर, डिसऑर्डर की कमी भी, अब जो डिसऑर्डर के लिए चांसेस भी बने जाते हैं इसके अंदर। इसके बाद है यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि जो मैनेजर आपको डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट करना, आपको जो गाइडलाइंस दे रहा है उनको फॉलो करना, ठीक है। क्योंकि कोई भी मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड जरूर करता है, और उस गाइडलाइन से उनको क्या मिलता है, उनको फ़ायदा होता है इस बात का कि वो उसी गाइडलाइन को फॉलो करके अपने काम को और भी सूटेबल बना सकते हैं। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव रूल्स इफेक्ट क्या क्या है कि पॉजिटिव, इजी टू एक्टिव ऑब्जेक्ट अचीव ऑब्जेक्ट, के ऑब्जेक्ट अचीव आसानी से होते हैं। कोऑर्डिनेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ एक्टिविटीज़, की एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन बना रहता है। एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। एंड एडवांटेज ऑफ स्पेसिफिकेशन इज ऑब्टेन। स्पेशलाइजेशन क्या होता है कि उस काम में स्पेशलिटी मिलना ये अचीव हो जाती है। वॉयलेंट इफेक्ट क्या क्या है इसके, एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन इज नॉट ऑब्टेन। अगर आप उसका पालन नहीं करते हैं तो आप स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी में कमी आती है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाती एक्टिविटीज़ में। और नीचे आपको डिफरेंस बिटवीन द यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, इसमें और इसमें डिफरेंसेस दिए गए हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, यू हैव टू राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। अपनी रफ कॉपीज में लिखेंगे इसको। एंड सबऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल और एम्प्लॉय। कि यहाँ पर जो है एम्प्लॉय को अपने इंटरेस्ट से ज़्यादा जो है ऑर्गेनाइजेशन के काम में इंटरेस्ट लेना चाहिए। लाइक एक टीम है, इंडिया टीम, अगर वो अपने दिमाग में ये बात सोचेगी ना कि हमें 100 बनाना है और आउट होना है, तो दे आर नॉट, दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर देम। उन्हें अपने आप से पहले ये सोचना है कि हमें आज मैच इस देश को जिताना है। अगर मैं अपने बारे में सोचूं कि मुझे तो सिर्फ स्कूल से अर्निंग करनी है, नहीं, मुझे सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के स्कूल के बच्चों को टीच करना है जो वहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं। दैट इज द मेन इंटरेस्ट। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, इसके अंदर ह्यूमैनिटी का पता चलता है। एवरीबडी प्रॉफिट इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, की प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट में हर किसी का प्रॉफिट होता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आर ऑब्टेन, की ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बना रहता है। अगर गलत काम हो तो क्या होता है, ह्यूमैनिटी वॉलेंटिड, इंसानियत जो होती है वो नुकसानदायक होती है। जेलसी बढ़ती है, मुश्किल आती है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, और कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। इसकी बात है रिकम्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेम्यूनरेशन।
Remuneration of employee. According to this principle, the employee should be paid fair remuneration which should given them at least a responsible standard of living. मतलब कि एम्प्लॉयज़ को जो आप सैलरी दे रहे हो वो उतनी तो होनी चाहिए जितने में वो अपना एक लाइफस्टाइल सेट कर सके, स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल। एक लाइफस्टाइल नॉर्मल होता है, स्टैंडर्ड का मतलब कि जो मार्केट में ज़रूरत है, जिसकी उसे ज़रूरत है, वो ज़रूरतें वो पूरी कर सके, उतना उसको पे करना। प्लस पॉइंट्स क्या है, अगर मान लीजिए उसको सफिशिएंट मनी मिलेगी स्कूल ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो क्या करेगा, वो अपना काम बढ़िया तरीके से करेगा, पॉजिटिव वर्क करेगा, कंपनी के बारे में सोचेगा कि डिक्लाइन द लेबर टर्नओवर रेट, डेवलपमेंट द स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन, मतलब डेडिकेशन देगा अपना, इंक्रीज द एनकरेजमेंट, तो उसको इनकरेज होगा। अगर वो नहीं करेंगे कंपनी तो इसके साथ क्या होगा कि एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी भी कर सकता है, कंपनी के साथ धोखा भी कर सकता है। इसके बाद सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज में इसके अंदर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द सुपीरियर शुड अडॉप्ट इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन instead to complete centralization and complete decentralization. For example, the decision in respect of determining the object and policy, expansion of business, etc. should remain in the hands of the superior. On the other hand, authority of the purchase of raw material, granting leave for employees, etc. should be delegated to the subordinates. यहाँ पर तो मतलब सिंपल से एक बात कही गई है कि उनके वर्क को क्या करना चाहिए, बांट देना चाहिए कि जो मेन वर्क है वो सुपीरियर्स के पास हो और जो उसके सेकंड लेवल वर्क है वो सेकंड लेवल के पास हो, थर्ड लेवल वर्क है थर्ड लेवल के पास हो, अकॉर्डिंग टू लेवल उनको काम दिया जाए। इसके पॉजिटिव काम क्या होंगे कि डिक्रीज द सुपीरियर्स वर्क। इसके अंदर सबसे पहला काम कि जो लेवल के हिसाब से काम होगा तो सबसे ऊपर लेवल का काम जो है कम हो जाएगा, वर्कलोड कम होगा, क्विक डिसीजंस ले पाएंगे वो, इंक्रीज द एनकरेजमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट्स, और सबॉर्डिनेट्स को एनकरेज भी कर पाएंगे काम करने के लिए। ये उसके प्लस पॉइंट्स हैं। और वायलेंट इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, पहला वर्कलोड बढ़ जाता है उनका, दूसरा वो लोग डिसीजंस लेने में डिले हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं, और तीसरा क्या है कि वो सुपीरियर्स या फिर सबॉर्डिनेट्स होते हैं उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके बाद है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होती है, इस प्रिंसिपल को समझने से वी शुड हैव टू नो दैट व्हाट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन होती क्या है कि इट रेफर्स टू ए फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन विच मूव्स फ्रॉम हायर टू लोवेस्ट रैंक्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि ऊपर से नीचे आना, अकॉर्डिंग टू लेवल वर्क होना। इसके अंदर फ्लोएल का ओपिनियन क्या था कि दिस चेन मस्ट बी फॉलोड द स्ट्रिक्ट मैनर, इट मीन्स ईच कम्युनिकेशन मस्ट मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड वाइस वर्सा इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरर क्या करना चाहिए कि चेन जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलनी चाहिए, उसको स्टेप बाय स्टेप नीचे लेकर आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू स्टेप्स वो चलनी चाहिए। इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और इसके फ्लोएल लैडर, यूटिलिटी एंड गैंग प्लान, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा। इसके इफेक्ट्स हैं कि फॉलो द ऑर्डरली इन्फॉर्मेशन, इससे ऑर्डरली इन्फॉर्मेशन फॉलो की जाती है, रिलेशंस बने रहते हैं और क्विक सोल्यूशन मिल जाता है प्रॉब्लम का। अगर ना हो तो प्रॉब्लम बनी रहती है। डिसऑर्डरली फॉलो द इन्फॉर्मेशन, क्या पता सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन टॉप को मिलनी थी वो सबसे लोअर लेवल को मिल जाए, उसके बाद टॉप पर जाए, ठीक है। जो रिलेशंस है वो बन नहीं पाते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑर्डर।
ऑर्डर की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ए पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट द राइट जॉब एट द राइट थिंग शुड बी प्लेस्ड एट द राइट प्लेस। मतलब कि जो पर्सन है, ये काम करने वाला परफेक्ट जॉब पर सही जगह होना चाहिए, और ऑर्डर लेने वाला सही जगह, और जो वस्तुएं हैं वो सही जगह पर होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू फ्लोएल एवरी एंटरप्राइज शुड हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर, एक मटेरियल ऑर्डर और दूसरा होता है सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर जिसके अंदर जो काम करते हैं मैन पावर काम करती है, और जो सोशल ऑर्डर होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज काम करते हैं उसमें। कीपिंग द फिजिकल रिसोर्सेज इन ऑर्डर मीन्स ए प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज द राइट प्लेस। समाज चीज़ों को सही जगह पर होना, और सोशल रिसोर्स में ए प्लेस फॉर एवरीवन एज ए अपॉइंटेड प्लेस, कि सभी को अपने अपने स्थान पर अपॉइंट करना। इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदे इसके हो सकते हैं कि बेटर डिसिप्लिन बना रहता है, लॉस जो होता है वो कम होता है, चीज़ें वस्तुएं आसानी से मिल जाती हैं, एंड द कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड ह्यूमन। और तीसरा सबसे बड़ा कि ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन हो जाता है। और वायलेंट में क्या होगा, इसके अपोजिट कौन से जाते हैं कि रिसोर्सेज का पूरा यूज़ नहीं हो पाता है, डिसिप्लिन नहीं बन पाता है, और डिसऑर्डर की आशंका बन जाती है, यानी कि प्रॉब्लम आती है। इसके बाद है इक्विटी। Equity, according to this principle, the manager should treat their subordinates as fairly as possible। मतलब सबको एक समान समझना। इक्विटी होती है इक्वल समझना सबको। अगर इक्वल समझेंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयज सेटिस्फाई रहेंगे, उनकी जो डिवोशन है वो अच्छे रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। स्किल्ड एम्प्लॉयज ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन देयर स्किल, वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और अनस्किल्ड जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कंपनी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो उनमें रिलेशन नहीं बन पाएगा, और जो एम्प्लॉयज़ है वो अनसेटिस्फाई रहेंगे। स्किल्ड वर्कर जो है वो कॉन्फिडेंस में कमी आएगी उनके। डिक्लाइन द एफिशिएंसी ऑफ स्किल्ड वर्कर, उनकी एफिशिएंसी कम होगी, मतलब वो काम कम करेंगे अपना, ठीक है ना। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल देयर शुड बी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द एम्प्लॉयज सो दैट द वर्क कंटिन्यूज एफिशिएंटली। ये इसके अंदर क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको टाइमली जो है स्टेबिलिटी, रेस्ट भी देना चाहिए, उनको टाइमली काम देना चाहिए और पे देनी चाहिए। इससे क्या होगा, उनके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी, उनकी रेपुटेशन बढ़ेगी कंपनी की। स्किल्ड वर्कर जो है वो कंपनी में काम करेंगे, और एक्सपेंसेस और ट्रेनिंग, यानी कि जो ट्रेनिंग पर खर्चा होता है वो कम से कम होगा। एंड नुकसान, अच्छे वर्कर काम छोड़ जाएंगे, कंपनी की रेपुटेशन ख़राब होगी, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी तो खर्चा ज़्यादा होगा। इसके बाद है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि कंपनी को एम्प्लॉयज़ को टाइमली अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। Employees in the organization must be given an opportunity in making and executing plan। उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए प्लान बनाने के लिए। इससे क्या होगा कि कंपनी जो है उनकी थिंकिंग पावर, यानी कि सोचने की शक्ति में बढ़ोतरी होगी। अटैचमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन, उनकी ऑर्गेनाइजेशन से अटैचमेंट बढ़ेगी और कोऑपरेशन बना रहेगा एम्प्लॉयज़ में। अगर नहीं करेंगे तो कंपनी का एटमॉस्फेयर ख़राब होगा, कंपनी जो है उनकी जो सोचने की पावर है, क्रिएटिविटी की पावर जो बोलते हैं, वो कम हो जाएगी। और इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है एस्पिरिट द कोर्प्स। इस प्रिंसिपल में द मैनेजर शुड कंटिन्यूअसली मेक एफर्ट्स टू डेवलप टीम स्पिरिट अकॉर्डिंग टू अमंग द सबऑर्डिनेट्स,
कि मैनेजर को लगातार कोशिश करते रहना चाहिए जो उसके एम्प्लॉय सबॉर्डिनेट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए। बिकॉज अगर कंपनी के एम्प्लॉयज और मैनेजर दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन अच्छा है ना, तो कंपनी किसी भी लेवल पर चली जाए वो सक्सेसफुल होगी ही होगी। बट अगर किसी कहते नहीं, अगर एक राजा की प्रजा उससे सेटिस्फाई है तो राजा बहुत महान है, और उसकी प्रजा अगर उससे खुश नहीं है तो राजा की कोई वैल्यू नहीं है। वैसे ही अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज बहुत अच्छे हैं ना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं मार नहीं करता। बट उसके अगर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज इससे सेटिस्फाई नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। दीज आर द पॉइंट्स। और यहाँ पर हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। कल हम साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ पहले, डिफरेंस बिटवीन द यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। And also have to learn the principles of fundamental principle of management. And here we closing the class, और बाकी क्लास कल करेंगे। थैंक यू।